नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके खजाना, उसका आज हम पार्ट 25 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बैजनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, बैजनाथ मंदिर बागेश्वर जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों, जो बैजनाथ मंदिर है वो बागेश्वर जनपद की गरुड़ तहसील में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि बागेश्वर मंदिर किस तहसील में स्थित है, तो आप बताएंगे गरुड़ तहसील में, और किस जनपद में, तो आप बताएंगे बागेश्वर में। और दोस्तों, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था कोत्यूरी शासकों के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप बताएंगे गोमती नदी के तट पर। यह फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? आप बताएंगे गोमती नदी के तट पर। और बैजनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो आप बताएंगे भगवान शिव को। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बैजनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? आप बताएंगे बागेश्वर में। बैजनाथ मंदिर बागेश्वर की किस तहसील में स्थित है? आप बताएंगे गरुड़ तहसील में। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आप बताएंगे कोत्यूरी शासकों के द्वारा करवाया गया था। और बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आप बताएंगे गोमती नदी के तट पर। और बैजनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो आप बताएंगे भगवान शिव को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और चमोली के बीच स्थित है? तो दोस्तों, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच बारावती दर्रा स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर हम कालिंदी दर्रे की बात करें तो कालिंदी दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कालिंदी दर्रा किन जिलों के मध्य में है? तो आप बताएंगे उत्तरकाशी और चमोली के मध्य। और अगर हम ट्रेल पास की बात करें दोस्तों, तो ट्रेल पास दोस्तों बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य है? आप बताएंगे ट्रेल पास। कालिंदी दर्रा किन जिलों के मध्य है? आप बताएंगे उत्तरकाशी और चमोली के मध्य। और ट्रेल पास किन जिलों के मध्य में है? तो आप बताएंगे बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो दोस्तों, ये तीनों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामशिला मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, जो रामशिला मंदिर है वो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि रामशिला मंदिर की स्थापना किस चंद शासक ने की थी? तो दोस्तों, रामशिला मंदिर जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी रुद्रचंद के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, और रामशिला मंदिर की स्थापना किस चंद शासक के द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे रुद्रचंद के द्वारा। और रामशिला मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक ताल टिहरी में स्थित है? तो दोस्तों, जो अप्सरा ताल है वो टिहरी जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर हम देवसाड़ी ताल की बात करें दोस्तों, तो देवसाड़ी ताल दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर हम बदाणी ताल की बात करें तो बदाणी ताल दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और बिरही ताल दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। तो ये सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कौन सा एक ताल टिहरी जनपद में स्थित है? तो आप बताएंगे अप्सरा ताल है जो वो टिहरी जनपद में स्थित है। और देवसाड़ी ताल दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। बदाणी ताल पूछा जाए तो आप बताएंगे रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और बिरही ताल आप बताएंगे चमोली जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट और सारे ताल के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कौन कहाँ स्थित है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बागेश्वर जनपद में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो दोस्तों बागेश्वर जनपद में 2 विधानसभा सीटें हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। एक तो है दोस्तों कपकोट सीट, कपकोट, और दूसरी है दोस्तों बागेश्वर सीट। और दोस्तों इसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, जो बागेश्वर सीट है दोस्तों वो एससी के लिए रिजर्व है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बागेश्वर जनपद में कितनी विधानसभा सीटें हैं? आप बताएंगे 2 कौन कौन सी हैं? एक तो है कपकोट और दूसरी बागेश्वर। और दोस्तों जो बागेश्वर विधानसभा सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है। और दोस्तों राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो आप बताएंगे 70। तो ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाखों उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो लाखों उडियार है वो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों लाखों उडियार किस जनपद में स्थित है? तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और लाखों उडियार की खोज कब की गई थी? तो दोस्तों लाखों उडियार की खोज की गई थी 1968 में MP जोशी जी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि लाखों उडियार की खोज कब की गई थी? आप बताएंगे 1968 में। किसके द्वारा की गई थी? आप बताएंगे MP जोशी जी के द्वारा। लाखों उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? आप बताएंगे सुयाल नदी के तट पर। और लाखों उडियार किस जनपद में स्थित है? तो आप बताएंगे अल्मोड़ा जनपद में। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस परमार शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो दोस्तों फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का अकबर भी दोस्तों फतेहपति शाह को कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। जिस प्रकार से अकबर के दरबार में दोस्तों 9 रत्न थे, तो उसी प्रकार से दोस्तों फतेहपति शाह के दरबार में भी क्या थे? 9 रत्न थे। तो इसलिए दोस्तों इनको गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। और दोस्तों गढ़वाल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गढ़वाल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो दोस्तों फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। और गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का शिवाजी भी फतेहपति शाह को कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। किस परमार शासक के दरबार में 9 रत्न थे? आप बताएंगे फतेहपति शाह के। गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? आप बताएंगे फतेहपति शाह को। गढ़वाल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? आप बताएंगे फतेहपति शाह के शासनकाल को। और गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे फतेहपति शाह को। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल सभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों गढ़वाल सभा का गठन किया गया था 1914 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों गढ़वाल सभा का गठन 1914 में किया गया था दोस्तों नारायण सिंह के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर के लिए कि गढ़वाल सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आप बताएंगे नारायण सिंह के द्वारा। और कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था दुगड्डा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल सभा का गठन कब किया गया? 1914 में। किसके द्वारा किया गया? आप बताएंगे नारायण सिंह के द्वारा। कहाँ किया गया? आप बताएंगे दुगड्डा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल के नरेश कौन थे? तो दोस्तों कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय दोस्तों नेपाल के नरेश थे रणबहादुर शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया? तो आप बताएंगे 1790 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों उस समय कुमाऊं का शासक कौन था? दोस्तों जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो उस समय कुमाऊं का शासक था दोस्तों महेंद्र चंद। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उस समय कुमाऊं का शासक कौन था? महेंद्र चंद। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि चंद वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो दोस्तों चंद वंश का अंतिम शासक भी महेंद्र चंद था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का नरेश कौन था? तो नेपाल का नरेश था दोस्तों रणबहादुर शाह। गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया? आप बताएंगे 1790 में। और गोरखाओं ने जब कुमाऊं पर आक्रमण किया उस समय कुमाऊं का शासक कौन था? आप बताएंगे महेंद्र चंद। और कुमाऊं में चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप बताएंगे महेंद्र चंद। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वाईफाई सेवा देने वाला राज्य का पहला जनपद कौन सा है? मुफ्त वाईफाई सेवा देने वाला राज्य का पहला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों मुफ्त वाईफाई सेवा देने वाला राज्य का पहला जनपद है दोस्तों नैनीताल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी 1979 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में हुई थी दोस्तों मसूरी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप बताएंगे मसूरी में। और दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई? आप बताएंगे 1979 में। कहाँ हुई? आप बताएंगे मसूरी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे देवीदत्त पंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मेला पौड़ी जनपद में लगता है? तो दोस्तों जो भुवनेश्वरी मेला है दोस्तों वो पौड़ी जनपद में लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम टपकेश्वर मेले की बात करें दोस्तों तो टपकेश्वर मेला दोस्तों देहरादून में लगता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों टपकेश्वर मेला कब लगता है? तो दोस्तों ये शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। दोस्तों शिवरात्रि के दिन दोस्तों देहरादून में टपकेश्वर मेला लगता है। और दोस्तों अगर हम श्रावणी मेले की बात करें दोस्तों तो श्रावणी मेला दोस्तों अल्मोड़ा में लगता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि श्रावणी मेला किस जनपद में लगता है? तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में लगता है। और अल्मोड़ा के दोस्तों जागेश्वर धाम में लगता है श्रावणी मेला। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर हम अनसुईया मेले की बात करें दोस्तों तो अनसुईया मेला चमोली जनपद में लगता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन सा मेला पौड़ी जनपद में लगता है? आप बताएंगे भुवनेश्वरी देवी मेला। टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है? आप बताएंगे देहरादून में शिवरात्रि के पर्व पर। और श्रावणी मेला कहाँ लगता है? आप बताएंगे अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में। और अनसुईया मेला कहाँ लगता है? आप बताएंगे चमोली जनपद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काठगोदाम का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों काठगोदाम का प्राचीन नाम है चौहान पाटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों काठगोदाम कहाँ है? ये काठगोदाम किस जनपद में स्थित है? तो आप बताएंगे नैनीताल में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी काठगोदाम को कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों गढ़वाल का प्रवेश द्वार पूछा जाए अगर आपसे कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कोट द्वार को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कौन सा है? आप बताएंगे कोट द्वार। तो काठगोदाम का प्राचीन नाम क्या है? आप बताएंगे चौहान पाटा। किस जनपद में स्थित है काठगोदाम? आप बताएंगे नैनीताल में। कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आप बताएंगे काठगोदाम को। और अगर गढ़वाल का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो आप बताएंगे कोट द्वार को। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई थी 1 मई 2011 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगर डेट भी पूछी जाए दोस्तों तो 1 मई 2011 को राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ की गई थी? तो आप बताएंगे टिहरी के
नरेंद्र नगर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब की गई? आप बताएंगे 1 मई 2011 को। कहाँ की गई? आप बताएंगे टिहरी के नरेंद्र नगर में। और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1 मई 2011 को। कहाँ की गई? आप बताएंगे टिहरी के नरेंद्र नगर में। और किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुड़की कौन सी नदी के तट पर बसा है? तो दोस्तों जो रुड़की नगर है वो सोनाली नदी के तट पर बसा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित है? दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और ऐसी जगह हमें थोड़ा दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। निम्न में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों इनमें से जो सुमेलित है वो है दोस्तों जौलजीबी। दोस्तों जो जौलजीबी है दोस्तों वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और दोस्तों थल मेले की बात करें दोस्तों, अगर हम जो थल मेला जौलजीबी मेला है दोस्तों जो वो पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। और दोस्तों अगर हम थल मेले की बात करें तो थल मेला दोस्तों अल्मोड़ा में नहीं लगता है। दोस्तों थल मेला लगता है पिथौरागढ़ में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर हम कुंभ मेले की बात करें दोस्तों तो कुंभ मेला दोस्तों ऋषिकेश में नहीं लगता है दोस्तों, ये हरिद्वार में लगता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों इनमें जो सुमेलित है दोस्तों वो है जौलजीबी मेला, पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। थल मेला अल्मोड़ा में ना लग के दोस्तों पिथौरागढ़ में लगता है। और कुंभ मेला ऋषिकेश में ना लग के हरिद्वार में लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों उत्तरकाशी जनपद की महिला साक्षरता दर दोस्तों सबसे कम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम उत्तरकाशी जनपद की महिला साक्षरता की बात करें दोस्तों तो उत्तरकाशी जनपद की दोस्तों महिला साक्षरता है 62.35%। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? आप बताएंगे उत्तरकाशी की। और कितनी है? आप बताएंगे 62.35%। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है दोस्तों देहरादून। और दोस्तों इसकी महिला साक्षरता है दोस्तों 78.54%। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर हम सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद है दोस्तों हरिद्वार। और यहाँ की पुरुष साक्षरता है दोस्तों 93.90%। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार। और यहाँ की पुरुष साक्षरता है दोस्तों 81.04%। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? आप बताएंगे उत्तरकाशी की। कितनी है? आप बताएंगे 62.35%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? आप बताएंगे देहरादून। कितने हैं महिला साक्षरता यहाँ? 78.54%। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? आप बताएंगे रुद्रप्रयाग। यहाँ की पुरुष साक्षरता कितनी है? आप बताएंगे 93.90%। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो आप बताएंगे हरिद्वार। और यहाँ की पुरुष साक्षरता है 81.04%। दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड देश का 11वां राज्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इससे पहले दोस्तों 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका था। और दोस्तों उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 2001 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? आप बताएंगे 11वां। और कब मिला उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा? तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 2001
10 को। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा पाने से पहले कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका था, तो आप बताएंगे 10 राज्यों को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी 1969 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1854 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों इसका मुख्यालय है नैनीताल में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? आप बताएंगे पौड़ी में। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1854 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? आप बताएंगे नैनीताल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा थी संस्कृत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर आपसे कार्तिकेयपुर शासकों की लोक भाषा पूछी जाए कि कार्तिकेयपुर शासकों की लोक भाषा क्या थी, तो दोस्तों कार्तिकेयपुर शासकों की लोक भाषा थी पाली। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा पूछी जाए तो आप राजभाषा बताएंगे संस्कृत को। और अगर कार्तिकेयपुर शासकों की लोक भाषा पूछी जाए तो इनकी लोक भाषा थी पाली। तो दोस्तों ये दोनों फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है और जल्दबाजी में दोस्तों आपको ऑप्शन गलत नहीं करना है। कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा पूछी जाए आप संस्कृत बताना, और अगर लोक भाषा पूछी जाए तो आप बताएंगे पाली। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।